हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। लीजिए आपके सामने मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के क्लास 10th से चौथा चैप्टर है केमिस्ट्री का हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम लोग देखेंगे कार्बनिक रसायन के बारे में, इसकी पूरी जानकारी आज हम लोग लेंगे। तो आइए अपना पहला सेशन स्टार्ट करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन क्या है? और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन एवं उसके समस्त यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में हम लोग जितने कार्बनिक यौगिक होंगे उन सब का अध्ययन करेंगे। फिर बात आती है कार्बनिक यौगिक क्या हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के बारे में अगर बात की जाए तो कार्बनिक यौगिक का मतलब है ऐसे सभी कार्बनिक यौगिक होंगे जिनमें कार्बन किसी न किसी रूप में पाया जाए। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन किसी न किसी रूप में पाया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कार्बनिक यौगिक। लेकिन क्या यह आवश्यक है कि अगर किसी में कार्बन है वो कार्बनिक यौगिक हो? नहीं, कुछ अपवाद भी होते हैं इसमें, जैसे कार्बोनेट आयन है, बाई कार्बोनेट आयन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इनमें कार्बन तो है लेकिन ये कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। रीजन क्या है इसका? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, वो अकार्बनिक यौगिकों के समान होते हैं, इसलिए इन्हें कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो बेटा आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कार्बनिक रसायन। तो मैंने बताया रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उसके समस्त यौगिकों का अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन कहलाती है। इसके बाद हम लोगों ने बात की कार्बनिक यौगिकों की। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन किसी न किसी रूप में पाया जाता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है परंतु वे कार्बनिक यौगिक नहीं होते क्योंकि उनके गुण अकार्बनिक यौगिकों के समान होते हैं। जैसे मैंने बात की कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन। इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की। हम लोग चर्चा करते हैं कार्बनिक यौगिकों की वर्गीकरण की। तो कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण है वो आप देख सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों को सबसे पहले बांटा गया दो भागों में। पहला था खुली श्रृंखला वाले और दूसरा था बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों को हम लोग एलिफैटिक या अचक्रीय यौगिक भी कह सकते हैं, या इन्हें विवृत श्रृंखला यौगिक भी कहते हैं। और बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को समृत श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक भी कहते हैं क्योंकि ये एक साइकिल बनाते हैं। जो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक हैं इनको बांटा गया है दो भागों में, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक होंगे जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे मेथेन है, एथेन है, या कोई एल्कीन है, एल्काइन है। इसके बाद बारी आती है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न की। तो हाइड्रोकार्बन से जिनका निर्माण हुआ हो, हाइड्रोकार्बन से जिनका निर्माण हुआ होगा उनको अपन लोग कहते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। जो हमारे हाइड्रोकार्बन है इनको दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त क्या, इनकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्कीन और असंतृप्त का एग्जाम्पल एल्कीन और एल्काइन। इनकी सबकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। ऐसे ही बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को भी दो भागों में बांटा गया है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक क्या है, एलिसाइक्लिक क्या है, चर्चा करेंगे हम लोग। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक दोनों को दो भागों में बांटा गया है, समचक्रीय और विषम चक्रीय में। समचक्रीय मतलब समान परमाणुओं से मिलकर के बना हो, विषम चक्रीय मतलब असमान परमाणुओं से मिलकर के उनका वलय बना हो, तो विषम चक्रीय होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले खुली श्रृंखला वाले यौगिक। सबसे पहले बात करते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिकों की। खुली श्रृंखला वाले यौगिकों से मतलब है, आपने देखी होगी कोई जंजीर। अब वो जंजीर आपकी कोई भी हो सकती है, इंसान के पहनने वाली हो सकती है, कुत्ते की हो सकती है, या किसी जानवर भैंस आदि की हो सकती है। उस जंजीर को आप देखिए, उसके दोनों सिरों में और कड़ियां जोड़ करके आप उसे लंबी कर सकते हो। आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो जंजीर है उसकी प्रत्येक कड़ी एक कार्बन है, प्रत्येक कड़ी एक कार्बन है और उसके दोनों सिरों में और कार्बन की कड़ियां जोड़ करके उस चेन को हम क्या कर सकते हैं? लंबी कर सकते हैं। यानी ऐसी कार्बन की श्रृंखला जिसमें उसके दोनों सिरे अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसको खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने, ऐसे यौगिक जिनकी कार्बन श्रृंखला के दोनों सिरे अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं, खुली श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल में देखना है हमें, जैसे मैंने कहा एक कार्बन की चेन है, इसमें मैंने हाइड्रोजन्स लगा दिए, ये मैंने इसमें कार्बन की वैलेंसी को पूरे करते हुए हाइड्रोजन लगा दिए, और मैंने लास्ट के दोनों कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री छोड़ दी। अब यहां पर हम और कार्बन जोड़ सकते हैं, इससे मैंने एक और कार्बन देखिए जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ दिए, इसकी वैलेंसी फ्री कर दी। यहां पर मैंने कार्बन जोड़ दिया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इसकी एक वैलेंसी फ्री कर दी। यानी इनमें और कार्बन जोड़ करके मैं इस चेन को और लंबी कर सकता हूं, इसलिए ऐसी श्रृंखला क्या कहलाती है? खुली श्रृंखला कहलाती है। इसके बाद बात करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो खुली श्रृंखला के बाद बात करें, इन्हें 2 भागों में बांटा गया, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अपने हाई स्कूल के सिलेबस में हाइड्रोकार्बन के बारे में है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन आइए देख लेते हैं दोनों को। हाइड्रोकार्बन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनेंगे उनको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल और केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन उपस्थित होंगे उनको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे आप कह सकते हैं मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, ये सारे के सारे ऐसे यौगिक हैं जिनमें केवल और केवल क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। बात आई हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न की। मैंने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया मेथेन, इस मेथेन से अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूं और किसी अन्य समूह के द्वारा, जैसे मैंने समूह ले लिया OH, तो बन गया क्या? CH3OH। तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया और ये हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ये हाइड्रोकार्बन और ये उससे बना हुआ है, उससे उत्पन्न हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ठीक उसी तरह जैसे हम सभी अपने अपने माता पिता के क्या हैं? व्युत्पन्न हैं। हमारे माता पिता हम लोग मान ले क्या है? हाइड्रोकार्बन है, तो हम लोग क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न हो गए। इसके बाद हम लोग बात करें आगे, एक स्टेप और बढ़ते हैं, तो बात आई देखिए हाइड्रोकार्बन की, ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। फिर बात आई हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार की अगर बात करूं तो 2 प्रकार के हैं, पहला आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन? आइए चर्चा करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों के द्वारा पूरी हो रही हो, उसमें द्विबंध या त्रिबंध की आवश्यकता ना हो, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे एल्केन श्रेणी के सदस्य, एल्केन श्रेणी के कोई भी सदस्य आप ले सकते हो, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप कोई भी एल्केन श्रेणी का सदस्य ले सकते हैं। ये सारे के सारे, इनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित होगा, इनकी चारों संयोजकताएं केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही होंगी, इसलिए इनको क्या कहेंगे? इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन की चारों संयोजकताएं हैं वो एकल बंध के द्वारा पूरी ना होकर के द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा पूरी होंगी। यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा पूर्ण ना होकर के द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा पूरी होती हैं, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के सदस्य, जैसे मैंने एथिलीन को लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड की आवश्यकता हो रही है। मैंने एसिटिलीन को लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए मुझे ट्रिपल बॉन्ड की आवश्यकता हो रही है, इसलिए एल्कीन और एल्काइन क्या है? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं इनकी एक कहानी टाइप सुनाऊं आपको, तो आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं एक कार्बन हूं और आप लोग भी कार्बन हैं। भैया कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? सबको पता है, सर्वविदित है।
कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। मान लीजिए एक कार्बन मैं हूं और आप भी कार्बन हैं, हमारी संयोजकता 4 से मतलब है मैं 4 रोटी खा सकता हूं, आप भी 4 रोटी खा सकते हैं। मान लीजिए मैं आपके यहाँ आया, मुझे भूख लगी थी, क्योंकि मैं संकोच करता नहीं हूँ, मैं आपके यहाँ आया, मैंने कहा बेटा मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। आपने क्या किया? अरे सर आइए बैठिए, घर में तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो आपने क्या किया? चूंकि टीचर अगर आपके यहाँ आ रहे तो आप मना कर नहीं पा रहे हो, तो आपने क्या किया? सर बैठिए मैं खाना लेके आता हूँ। आप भी एक कार्बन हो, तो आपने क्या किया है? आपने अपने लिए 4 रोटी बना करके रखी थी। मान लीजिए मैं किसी का एग्जाम्पल ये ले रहा हूं, मैंने मान लिया कि मैं मोहन के यहाँ पहले गया। मैं किसके यहाँ गया? मोहन के यहाँ पहले गया। अब मोहन एक कार्बन है, मोहन एक कार्बन है, इसकी भी संयोजकता कितनी? 4। इसकी भी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। भैया सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मैं गया मोहन के यहाँ, मैंने कहा भैया भूख लगी है, खाना खिलाओ। मोहन ने अपने लिए 4 रोटियां बनाई थी। जब मोहन ने 4 रोटियां बनाई तो उसने ये तो क्या हो गया, अब तो मुझे रोटियां कम पड़ जाएंगी। लेकिन मोहन संकोच की वजह से गया, किचन में बढ़िया एक बड़ी सी थाली ली, उसमें इतनी सी सब्जी, 1 ठो रोटी और इतना बड़ा जग भर करके पानी रख दिया, सर जी खाइए। हम ठहरे ब्राह्मण आदमी, हमने कहा अरे थाली में रोटी एक, जनरली 2 रोटियां रखी जाती हैं। हमने दिमाग लगा लिया कि मोहन के पास कहीं ना कहीं, सीधी सी बात है, रोटी कम है। तो हमने क्या किया? हमने 1 रोटी खाई और 1 रोटी खा करके पानी पिया। मोहन ने पूछा सर और ले आए? उनका बस बेटा बस छक गए, अब नहीं चाहिए। लेकिन वास्तविकता में अभी हमें भूख लगी है। क्यों? क्योंकि मेरी संयोजकता कितनी है? 4 है। तो मैं मोहन के बाद चला गया सोहन के यहाँ। सेम कंडीशन सोहन की थी, घर वाले नहीं थे। जब घर वाले नहीं थे तो इसने भी अपने लिए 4 रोटियां बनाई हुई थी, इसके यहाँ भी वही, तो 1 दे दिया, फिर खाया। अब हमसे हो गई 2 बची। तो मोहन और सोहन के यहाँ खाने के बाद हमने कहा चलो कहीं और चलें। तो हम पहुंच गए कहाँ? श्याम के यहाँ। अब जब श्याम के यहाँ पहुंचे, सेम कंडीशन इसकी भी थी और सेम कंडीशन रोहन की भी थी। मैं 4 लोगों के यहाँ गया और चारों के यहाँ से मैंने 1-1 रोटी खाई, मेरी संयोजकता 4 पूरी हो गई। संयोग से राहुल सर ने देख लिया कि मैं इन चारों के यहाँ गया हूँ, खाना खा के आया हूँ, उनको भूख लगी, वो पहुंच गए मोहन के यहाँ। मोहन लाओ खाना खिलाओ। अब मोहन संकोच में आ गया कि मेरे पास 4 रोटियां थी, 1 सर खा गए हैं, दीक्षित सर ने 1 खा ली, राहुल सर आ गए, इनको मैं 1 रोटी, और अगर मैं इनको रोटी खिला दूंगा तो मेरे पास रोटियां क्या हो जाएंगी। तो मोहन ने क्या किया? फिर वही दिमाग लगाया, एक इतना लेके गया, सर खाइए। सर ने क्या किया? सर ने लिया, बोले वाह मजा आ गई, बड़ी अच्छी सब्जी बनी है, 1 और मिल जाए तो मजा आ जाए। अब मोहन का दिमाग खराब, 4 बनाई थी, 1 ऑलरेडी मैं खाया, 1 राहुल सर ने खा ली, बची कितनी? 2। अब जब 2 बची तो उसने सोचा क्या करूंगा, मैं खाऊंगा, लेकिन अब मना नहीं कर सकता था, बेचारा गया फिर 1 ले आया। तो राहुल सर ने फिर से लिया, फिर लगाया और फिर अंदर, बोले बड़ा मजा आ गया खाने में, 1 और मिल जाए तो मजा आ जाए। रोटी कितनी बची? 2 राहुल सर ऑलरेडी खा चुके, 1 मैं खाया, 1 बची। आया मोहन को गुस्सा, तो उसने क्या किया? अंदर गया, थाली से उठा के डाली सब्जी, उठा के रोटी रखी, आग लेके लिया, भर लिया, फेंक दिया, लो भर लो, खा लो, सब तुम ही खा लो। अब भैया सीधी सी बात है। तो अब राहुल सर ने क्या किया? उन्होंने अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए 3 रोटियां मोहन के यहाँ खा ली, 1 सोहन के यहाँ खा ली। यानी उन्होंने एक जगह बनाया ट्रिपल बॉन्ड, एक जगह बनाया सिंगल बॉन्ड। या वो ऐसा कर सकते थे, 2 मोहन के यहाँ 2 सोहन के यहाँ, या वो ऐसा कर सकते थे कि 2 मोहन के यहाँ, 1 सोहन के यहाँ और 1 श्याम के यहाँ खा लेते। इन कंडीशन में यौगिक कैसा हो गया? असंतृप्त। हमने क्या किया? हमने 1 मोहन के यहाँ, 1 सोहन के यहाँ, 1 श्याम के यहाँ, 1 रोहन के यहाँ, हमने 4 जगह बॉन्ड बनाए। और सर ने क्या किया? कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाया, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की संयोजकता
एकल बंध के द्वारा पूरी होगी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा पूरी नहीं होगी उनको क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में आए तो बात आई बंध श्रृंखला वाले यौगिकों की। बात आई किसकी? बंध श्रृंखला वाले यौगिकों की। बंध श्रृंखला का मतलब आप समझ रहे होंगे। आपने जंजीर ली, उस जंजीर को क्या किया आपने? उस जंजीर के साथ क्या किया? उस जंजीर के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया। आपने उस जंजीर के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया। आपने पहले क्या किया था? कुछ ऐसी एक चेन ली थी। अब आपने क्या किया? इनमें हाइड्रोजन भी लगे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आपकी चेन कुछ ऐसी थी। अब आपने क्या किया? इस चेन के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया, कुछ ऐसे CH2 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 CH2। तो अब यही चारों कार्बन की एक बंध श्रृंखला बन गई। तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं क्या? बंध श्रृंखला वाले यौगिक, या इसी को हम लोग कहते हैं समृद्ध श्रृंखला यौगिक, या एक वलय बन रहा है इसलिए इनको चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ हमारे पास ऐसे यौगिक जिनकी कार्बन श्रृंखला में उसके दोनों सिरे अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, बंध श्रृंखला या समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। इन्हें चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। भैया बात इसके आगे बढ़ी, समझ में आ रहा होगा। आए समझ में तो लाइक भी जरूर करते जाइए, शेयर करते जाइए, दोस्तों को बताते जाइए, वो भी मौके का फायदा उठाएं। बात आई चक्रीय यौगिकों के प्रकार की। तो मैंने बताया चक्रीय यौगिक दो प्रकार के। चक्रीय यौगिक दो प्रकार के, एक समचक्रीय और दूसरा विषम चक्रीय। समचक्रीय और विषम चक्रीय। मैं यहां जो समचक्रीय और विषम चक्रीय आपको बता रहा हूं, ये मैं एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक दोनों के पार्ट आपको बता रहा हूं। ये आपको मैं दोनों के पार्ट बता रहा हूं। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक की चर्चा भी हम लोग करेंगे। पहले समचक्रीय और विषम चक्रीय की चर्चा कर लें। पहले क्या करें? एलिसाइक्लिक। पहले हम लोग चर्चा कर लें किसकी? समचक्रीय और विषम चक्रीय की। सम का मतलब क्या हो गया? समान। और विषम का मतलब क्या हो गया? असमान। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपने एक जंजीर ली, इंसान वाली, जो इंसान पहनता है। उस जंजीर को आप देखेंगे, उसमें केवल और केवल क्या है? एक एक कड़ी जुड़ी हुई है, सारी कड़ियां समान हैं। आपने उस समान कड़ी वाली एक चेन को बंद कर लिया, एक समचक्रीय यौगिक बन गया। उसी जंजीर के बीच में आपने एक पेंडुलम लटका दिया, एक लॉकेट लटका दिया, मंगलसूत्र टाइप का। तो मंगलसूत्र क्या हो गया? मंगलसूत्र हो गया आपका विषम चक्रीय यौगिक, और जंजीर हो गई क्या? समचक्रीय यौगिक। यानी मैं ये कह सकता हूं कि समचक्रीय यौगिक ऐसे यौगिक होंगे जिनमें समान परमाणुओं से श्रृंखला का निर्माण होता है, बंध श्रृंखला का निर्माण होता है। और विषम चक्रीय ऐसे यौगिक होंगे जिसमें उसकी बंध श्रृंखला में सारे के सारे परमाणु समान नहीं होंगे, उसको कहेंगे क्या? विषम चक्रीय यौगिक। इसके बाद हम लोग बात करें एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए समचक्रीय और विषम चक्रीय की डेफिनेशन यहां हो गई। अब हम लोग बात कर लें पहले किसकी? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की। बात कर लेते हैं किसकी? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की। बात आई एरोमेटिक। बात आई किसकी? एरोमेटिक की। एरोमेटिक शब्द बना है किससे? एरोमा से। किससे बना है? एरोमा से। एरोमा का मतलब क्या है? एरोमा का मतलब है कंटेनिंग स्वीट स्मेल। कंटेनिंग स्वीट स्मेल मतलब मधुर गंध युक्त यौगिक। यानी ऐसा कोई भी कार्बनिक यौगिक जिस बहुत अच्छी सुगंध हो, बहुत अच्छी महक, उसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। तो मैंने बता दिया। तो अब हुआ क्या? बोर्ड में कुछ लिखा, बोर्ड में आपको एक कंपाउंड बना दिया गया। अब आपसे पूछा गया भैया बताइए ये एरोमेटिक है कि नहीं? आपने क्या किया? गए सर जी ये सुंघात नहीं, महकत नहीं आए। अब महक कहां से आएगी? महक अगर आपको ओरिजिनल कंपाउंड हाथ में दिया जाएगा तभी तो महक आएगी भैया, इसकी महक कहां से आ जाएगी? तो अब इसमें कैसे पहचान? तो ध्यान रखिए कम से कम 6 कार्बन की,
यहाँ प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होगा, कार्बन होगा, प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होगा, कार्बन होगा। कम से कम 6 कार्बन की ऐसी बंध श्रृंखला जिसमें एकांतर क्रम में, जिसमें क्या हो, एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड लगे हों, उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे हम लोग एरोमेटिक यौगिक। देखिए सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो रहा, अल्टरनेट क्रम में आ रहा। एकांतर क्रम में अगर एकल बंध और द्विबंध आ रहे हों तो ऐसे यौगिक क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। मैंने दे दी, बताओ, आपने देखा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, अरे सरजीत अल्टरनेट क्रम में है, ये तो हो गया समचक्रीय। अरे कैसे हो गया एरोमेटिक, कैसे हो गया? मैंने क्या बताया, कम से कम कार्बन कितने हो, 6, यहाँ कार्बन कितने हैं, 4। इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक की डेफिनेशन क्या बनेगी, कम से कम 6 कार्बन परमाणु युक्त ऐसी बंध श्रृंखला जिसमें एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध आते हो, उनको कहेंगे क्या, एरोमेटिक यौगिक। इसके बाद बात आई किसकी, एलिसाइक्लिक की। जब बात एलिसाइक्लिक की आई तो एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, एलिसाइक्लिक का मतलब है कोई भी ऐसी बंध श्रृंखला जिसके गुण एरोमेटिक यौगिकों ना मिलते हों, बल्कि उसके गुण मिलते हो एलिफैटिक यौगिकों से, श्रृंखला वाले यौगिकों से, उनको कहेंगे क्या, एलिसाइक्लिक यौगिक। तो एलिसाइक्लिक यौगिक क्या है, बंध, ऐसी कोई कार्बन की बंध श्रृंखला जिसमें उसके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हो, एरोमेटिक यौगिकों से ना मिलते हो, उनको क्या कहोगे, एलिसाइक्लिक यौगिक कहोगे। बात यहीं खत्म हुई इसकी। आगे चलते हैं भैया, हम लोग कहाँ, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की तरफ। बात आ गई किसकी, एल्केन की। एल्केन है क्या, डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सामान्य सूत्र की। सामान्य सूत्र लिखा हुआ है आपके सामने, CnH2n+2। सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। यानी इसमें सीधी सी बात आई निकल करके, हाइड्रोजन की जो संख्या होगी, हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो कार्बन की संख्या से पहले 2 गुना करो और फिर 2 जोड़ दो, पहले 2 गुना करो फिर 2 जोड़ दो। आप यहाँ एक साथ तीनों को याद रखिएगा, मैं तीनों को एक साथ बताऊंगा कि आप कैसे इनको याद रख सकते हैं। पहले जनरली हम लोग इसकी बात कर लें, डेफिनेशन देख लें हम लोग। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी कार्बन श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है और वे अपने सामान्य सूत्र CnH2n+2 का अनुसरण करते हैं, एल्केन कहलाते हैं। सीधी सी बात। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एक कार्बन ले लिया, एक, अब हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन हो रहे कितने, n का मतलब यहाँ किससे, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो अगर मैं कार्बन की संख्या 1 ले लूं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी, तो 1 का 2 गुना कितना, 2, और 2 में 2 जोड़ा 4, तो यानी CH4 बन गया क्या, मीथेन। मैंने कहा कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन कितने, तो 2 का 2 गुना 4, 4 में 2 जोड़ो 6, बन गया एथेन। मैंने कहा कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन कितने, पहले 5 का 2 गुना किया, 5 दूना 10 और 2 जोड़ दिया 12। मैंने कहा कार्बन है 20, हाइड्रोजन कितने, तो 20 का 2 गुना किया 40 और 2 जोड़ दिया 40। मैंने कहा कार्बन है 100, तो हाइड्रोजन कितने, तो 100 का 2 गुना 200, 2 जोड़ दिया 202। यानी आप किसी भी एल्केन के सामान्य सूत्र से उसका एल्केन बना सकते हैं। हमेशा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुनी करने के बाद 2 जोड़ने पर आपको प्राप्त हो जाती है। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी, एल्कीन और एल्काइन की। लीजिए पेश है आपके सामने एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n। इसमें किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर आता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी कार्बन श्रृंखला में किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है और वे अपने सामान्य सूत्र CnH2n का अनुसरण करते हैं, एल्कीन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 2। अब क्या एक कार्बन की एल्कीन पॉसिबल है, नहीं। क्यों, सीधी सी बात, एक बात आपके सामने लिखी है कि कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक डबल बॉन्ड आए, तो कार्बन कितने होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। तो कार्बन 2, तो हाइड्रोजन कितने, जितने कार्बन हो उससे केवल 2 गुना कर दो, हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। तो 2 दूना 4,
देखिए इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो ये बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैसे बनेगी आगे सीखेंगे, कैसे बनेगी आगे सीखेंगे। मैंने कहा कार्बन 5, तो हाइड्रोजन कितने, तो आपने कहा 2 गुना कर दीजिए 10। मैंने कहा कार्बन की संख्या 8, तो हाइड्रोजन कितने 16। मैंने कहा कार्बन की संख्या 15, हाइड्रोजन कितने, आपने कहा 30। मैंने कहा कार्बन की संख्या 40, हाइड्रोजन कितने, आपने कहा 80। यानी कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। एल्केन में क्या कर रहे थे, डबल करने के बाद 2 जोड़ रहे थे। एल्कीन में क्या कर रहे हैं, केवल डबल कर रहे हैं। अब बात करते हैं एल्काइन। एल्काइन में थोड़ा सा अंतर में 2 गुना कर रहे थे, हटा देंगे। एल्काइन ऐसे कार्बनिक यौगिक में किन्हीं 2 कार्बन परमाणु मध्य कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध अवश्य उपस्थित हो और वे अपने सामान्य सूत्र CnH2n-2 का अनुसरण करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एल्काइन। देख लीजिए जरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब क्या एक कार्बन की एल्काइन पॉसिबल है, क्या नहीं। रीजन 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, इसलिए एक कार्बन की एल्काइन संभव नहीं है। मैंने कहा कार्बन 2, तो हाइड्रोजन कितने। एल्केन में क्या कर रहे थे, एल्केन में 2 गुना करने के बाद 2 जोड़ रहे थे। एल्कीन में क्या किया, 2 गुना किया। एल्केन क्या करोगे, 2 गुना करो 2 घटाओ, पहले डबल करो उसके बाद उसमें 2 घटा दो। अगर कार्बन 2 तो 2 का 2 गुना 4, 4 में 2 घटा दो 2। मैंने कहा कार्बन 5, हाइड्रोजन कितने, 5 दूना 10, 10 में 2 गए 8। कार्बन 10, हाइड्रोजन कितने, 10 दूना 20, 20 में 2 गए 18। मैंने कार्बन 25, तो हाइड्रोजन कितने, 25 दूना 50, 50 में 2 गए 48। यानी अगर मैं तीनों की बात करूं तो आपको याद रखना है, थोड़ी सी छोटी सी बात याद रखनी है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये तीनों भाई हैं। ये क्या है, तीनों भाई हैं। सीढ़ियां देखी होंगी, ये है आपकी एल्कीन। इससे अगर आप 2 कदम नीचे आओ, इससे 2 कदम नीचे आओ तो आपने घटा दिया, और अगर कदम ऊपर जाओ तो आपने +2 जोड़ दिया। नीचे आओगे 2 घटाओगे तो मिलेगी क्या, एल्काइन। क्या मिलेगी, एल्काइन। 2 कदम ऊपर गए तो क्या मिलेगा, एल्केन। बात समझ में आ रही है। एल्कीन है तो कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या क्या करो, 2 गुना करो। 2 कदम ऊपर गए मतलब कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन को 2 गुना करने के बाद 2 जोड़ दो। नीचे आए 2 कदम, एल्काइन मतलब कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी करने के बाद 2 घटा दो, तो आपको मिल जाएंगे एल्कीन से एल्काइन और एल्केन। यहां बात समझ में आ गई होगी। अब बात आगे बढ़ाते हैं, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो बात आई भैया जैव शक्ति सिद्धांत की। बात किसकी आ गई, जैव शक्ति सिद्धांत की। आपने नाम सुना होगा, यूनान के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे सुकरात, बहुत फेमस थे। बताते हैं कि सुकरात एक नाटे कद के, उभरी हुई आंखों के, चपटी नाक के, यानी देख बहुत बदसूरत, बहुत भद्दे इंसान थे। वो हमेशा एक आईने के सामने खड़े रहते थे। एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछा था कि गुरुजी आप देखने में इतने बदसूरत हैं, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, आप आईने के सामने होकर क्या देखते रहते हैं। बड़ा सुंदर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी इमेज इसलिए इसमें देख रहा हूं ताकि मुझे अपने अंदर की जो कमियां उनको दूर करने का मौका मिले, मुझे पता चले कि मेरे अंदर कमी क्या है। मैं अपने बाह्य सुंदरता को नहीं देख रहा इस दर्पण में, मैं अपनी आंतरिक कमियों को इसमें ढूंढ रहा हूं ताकि उनको मैं दूर कर सकूं। ऐसे थे हमारे यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात। सुकरात के एक शिष्य थे जिनका नाम था प्लेटो। प्लेटो के एक बहुत अच्छे शिष्य थे अरस्तु साहब, जिनको आप लोग जीव विज्ञान का जनक मानते हैं। और अरस्तु साहब के शिष्य थे वर्जिलियस। देखिएगा कितना एक तगड़ा वो बना। कौन, सुकरात। सुकरात के शिष्य का नाम प्लेटो, प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य कौन, वर्जिलियस। वर्जिलियस साहब ने एक सिद्धांत दिया जो था क्या, जैव शक्ति सिद्धांत। वर्जिलियस साहब ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम क्या था, जैव शक्ति सिद्धांत। क्या है जैव शक्ति सिद्धांत? तो वर्जिलियस साहब ने कहा
कि आप प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं कर सकते। बर्जीलियस साहब ने क्या कहा कि आप प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। पूछा गया भैया ऐसा क्यों? तब उन्होंने बताया कि प्रकृति में कार्बनिक यौगिक बनते कैसे हैं कि जब कोई इंसान, जीव जंतु या पेड़ पौधे जब मर जाते हैं, पृथ्वी के नीचे दफन हो जाते हैं, हजारों लाखों साल बाद उनमें अपघटन क्रिया होती है और उनमें एक शक्ति पाई जाती है जिसके द्वारा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, क्या? उन्होंने सिद्धांत जैव शक्ति सिद्धांत, और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। इसके निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार की जैव शक्ति की आवश्यकता होती है जो जीवों में पाई जाती है। इसके बाद यह सिद्धांत बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद इनके एक शिष्य आए, नाम था वोलर। नाम था क्या? वोलर। अच्छा, आप लोग बताइए मुझे, होल का मतलब क्या होता है? छेद। होल का मतलब छेद। होलर छेद करने वाला, यानी जो गुरु के सिद्धांत में छेद किया था वो थे कौन? होलर। तो देखिए पहले जैव शक्ति सिद्धांत क्या था हमारा? जैव शक्ति सिद्धांत है हमारा, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनके निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार की जैव शक्ति की आवश्यकता होती है जो जीवों में निहित होती है, यानी पाई जाती है। फिर इसके बाद बात आई किसकी? जैव शक्ति सिद्धांत के खंडन की। अब जब जैव शक्ति सिद्धांत दे दिया गया तो काफी समय तक ये सिद्धांत चलता रहा। इनके एक बहुत ही प्रिय शिष्य थे होलर साहब। होलर साहब एक बार अपनी प्रयोगशाला में बैठे हुए थे। बैठे बैठे न जाने कैसे इन्होंने अमोनियम साइनेट को लिया और गर्म करने के लिए रख दिया और भूल गए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो घर में, उन्होंने, मम्मी ने कहा जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, चले गए, सब्जी लेके आए, बैठ करके सो गए। अचानक से दिमाग में आया कि मैंने कुछ गर्म करने के लिए रखा था और जो गर्म करने के लिए मैंने रखा था उसका देखूं तो क्या हाल हुआ। तो जाकर के जब उसको उन्होंने देखा उस जो अकार्बनिक यौगिक लिया था अमोनियम साइनेट, उसमें तत्वों हेरा हो गई थी, रीअरेंजमेंट हो गया था और रीअरेंजमेंट से एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था यूरिया। यानी सबसे पहले खंडन किसने किया? सबसे पहले खंडन का श्रेय जाता है तो हमारे होलर साहब को। इसके बाद हमारे कोल्बे साहब आए, उन्होंने प्रयोगशाला में एस्टिक अम्ल का निर्माण किया। इसके बाद बर्थेलो साहब आए, मेथेन का निर्माण किया। तो जब ये 2-3 सिद्धांत आ गए तब जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ और ये सिद्ध हो गया कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव है। तो देखिए लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के खंडन का श्रेय बर्जीलियस के शिष्य होलर, कोल्बे एवं बर्थोलेट या बर्थेलो भी इन्हें कहते हैं को जाता है। होलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया। कैसे किया? उन्होंने ले लिया अमोनियम साइनेट NH4CNO, अमोनियम साइनेट को लिया और इसको कर दिया गर्म किया तो इसमें हो गया रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे, हेरा फेरी। हेरा फेरी में क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन इसके चले गए नाइट्रोजन के साथ और O चला गया कहां? N के साथ, यानी NH2 बचा, उसके साथ आ गया CO और फिर आ गया NH2। ये बन गई आपकी यूरिया। ये बन गई आपकी यूरिया। ये क्या है आपका? ये आपका अमोनियम साइनेट। ये बन गया, इसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। तो होलर ने क्या किया? अमोनियम साइनेट को गर्म किया जिससे तत्वों की हेरा फेरी हो गई और यूरिया का निर्माण किया। तो प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन? प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है हमारा यूरिया। लेकिन यूरिया का निर्माण एक अकार्बनिक यौगिक से हुआ है। तो अपने तत्वों से यानी कार्बनिक तत्वों से मिलकर के बनने प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है? वो है आपका एस्टिक अम्ल, जिसकी खोज की थी किसने? जिसकी खोज की थी कोल्बे साहब ने। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक वो होगा आपका यूरिया। प्रयोगशाला में खुद के यानी कार्बनिक तत्वों से मिलकर बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन? तो वो होगा आपका एस्टिक अम्ल। अब आइए बात करते हैं हम लोग एल्किल समूह की।
एल्किल समूह क्या है? आपने एल्केन के बारे में भी देखा। एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दें तो जो बचेगा उसको क्या कहेंगे? एल्किल समूह। यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करने पर शेष बचा समूह एल्किल समूह कहलाता है। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। जो आर वर्ड आया ये लिया कहां से गया? ये लिया गया रिमाइंडर से। रिमाइंडर का मतलब है शेष बचा। इसे हम लोग एल्किल समूह को आर से व्यक्त करते हैं। यहां पर देखिए थोड़ा सा बाय मिस्टेक आर एक्स लिख गया हुआ है, लेकिन इसको किससे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। आइए देखते हैं जरा। मैंने कोई एल्केन लिया, एल्केन से मैंने कहा एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करिए तो बनेगा क्या? एल्किल ग्रुप। क्या बनेगा? एल्किल ग्रुप बनेगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n+2। भैया एक हाइड्रोजन जब निकल गया तो क्या बचा? CnH2n+1। क्या बचा? CnH2n+1। मैंने बताया इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। किससे करते हैं? आर से। मैंने मान लीजिए ले लिया मेथेन CH4, इससे एक हाइड्रोजन को निकाला, यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा CH3। इसका नाम मेथेन, तो इसका नाम हो गया मेथिल। मैंने 2 कार्बन का एल्केन एथेन ले लिया C2H6, एक हाइड्रोजन को निकाला, क्या बचा? C2H5। ये था एथेन, तो ये हो गया एथिल। यानी क्या हुआ? किसी एल्केन एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करने पर शेष बचा समूह एल्किल समूह कहलाता है। इसे आर से व्यक्त करते हैं और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। इसके बाद बात आगे बढ़ी एल्किल समूह से, तो हम लोग पहुंच गए क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह के पास। क्रियात्मक समूह क्या है? प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो क्रियात्मक समूह का मतलब है किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिस पर उसके समस्त रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसे कहते हैं क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैंने ले लिया RCOOH, RCHO, ROH, RNH2, इनमें गौर कीजिए ये क्या है? कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। लेकिन ये समूह क्या है? अलग है। ये समूह क्या है? अलग है। इस COOH को देख करके मैंने कह दिया कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस CHO को देखकर मैंने कह दिया एल्डिहाइड है। OH को देखकर मैंने कह दिया अल्कोहल है। NH2 को देखकर मैंने कह दिया कि ये एमीन है। और इनकी जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इस कार्बनिक यौगिक के इसी पार्ट पर डिपेंड कर रही हैं। इसलिए ये क्या हो गए? हमारे क्रियात्मक समूह हो गए। तो किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिस पर उसके समस्त रासायनिक गुण निर्भर करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे COOH, CHO, OH, NH2, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे क्रियात्मक समूह हैं। इसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं हम लोग, पहुंचते हैं कहां? सजातीय श्रेणी पर। सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी, इसकी बात अगर करें क्या है ये? सजातीय या समजातीय का मतलब क्या हुआ? सजातीय या समजातीय का मतलब एक ही जाति के। अब कार्बनिक यौगिकों में जाति कैसी? कार्बनिक यौगिकों में जाति कैसे निर्धारित होगी? तो भैया सीधी सी बात, जिनका क्रियात्मक समूह समान होगा वो एक के होंगे। का क्रियात्मक समूह समान वो हमारे सजातीय यौगिक। अब हम लोग करते हैं क्या सजातीय श्रेणी? तो जब क्रियात्मक समूह यौगिकों को उनके अणुभार के घटते या बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित करें, अगर हम किसी समान क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों को उनके अणुभार के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो एक श्रेणी प्राप्त होगी जिसको क्या कहेंगे? सजातीय श्रेणी या समजातीय। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। सजातीय श्रेणी क्या है? तो सजातीय श्रेणी का मतलब क्रियात्मक समूह समान क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। और इसके प्रत्येक सदस्य को क्या कहते हैं? सजात कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सजातीय श्रेणी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके उदाहरण क्या हैं। आइए इसके लक्षण की चर्चा कर लेते हैं, इसके उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं।
दो निकटतम सजातों के मध्य अणुभार में 14 और अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। यानी अगर आप दो सजातों को लेंगे, निकटतम सजातों को, तो उनके मध्य अणुभार में CH2 का अंतर होगा और अणुभार में 14 का अंतर होगा। दूसरा क्या है, प्रत्येक सजात का क्रियात्मक समूह समान होता है। भैया क्रियात्मक समूह अगर समान नहीं होगा तो सीधी सी बात है वो सजाती होगा ही नहीं। तो क्रियात्मक समूह समान होगा, सामान्य सूत्र समान होगा और का निर्माण भी एक ही क्रिया विधि द्वारा किया जा सकता है। ये हो गए इसके लक्षण। आइए बात करते हैं सजातीय श्रेणी के उदाहरणों की। एल्कोहल की सजातीय श्रेणी, तो एक कार्बन का एल्कोहल लिया मैंने CH3OH, मैंने एक कार्बन का एल्कोहल ले लिया CH3OH। ये देखिए CH3OH मेथिल एल्कोहल। अब मुझे क्या करना है, एक CH2 जोड़ते जाना है। मैंने एक CH2 जोड़ा CH2OH, फिर एक CH2 जोड़ा CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH। अब आप CH2 जोड़ते जाइए, बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही एल्केन की बनानी है, जैसे CH4, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन जोड़ दिए C2H6, या आप इसी को ऐसे लिख सकते थे CH3 बॉन्ड H, तो ये हो गया CH3 बॉन्ड CH3। इसको मैं लिख दिया मैंने C3H8 CH3 CH2 CH3, यानी बीच में एक CH2 बढ़ाते जाओ, श्रेणी बनाते जाओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल की सजातीय श्रेणी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर बनानी हो तो क्या करोगे, पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, HCOOH। पहला कौन सा है, HCOOH। इसमें CH2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, CH3COOH, फिर जोड़िए तो CH3 CH2COOH, फिर जोड़ेंगे तो CH3 CH2 CH2COOH। इस तरह से CH2 जोड़ते जाइए, मानो जोड़ते जाइए, लेकिन हमें ज्यादा लंबी नहीं करनी, हमें ज्यादा लंबी नहीं करनी है। तो ये हो गई हमारी क्या, सजातीय श्रेणी। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ और, जिसमें सहसंयोजी बंध, और इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। तो यहाँ से अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्द हो सकता है, कल या परसों में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर समझ में आए, वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक करें, चैनल को जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस आएँ वो आपको तुरंत मिलते जाएं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर अपना सेशन रोकते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक में, जो होगा आपका सहसंयोजी बंध।